Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. अगर कोई आपसे पूछे कि अब तक का सबसे अमीर क्रिमिनल कौन था, तो आप शायद पाब्लो एस्कोबार का नाम लेंगे। और ये बिल्कुल सही भी है। लेकिन शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि कोकेन की दुनिया का ये बेताज बादशाह असल में किस हद तक अमीर था। एस्कोबार जब अपनी पावर के पीक पर था और 2012 के यूएस डॉलर के हिसाब से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने पर उसका जो एस्टिमेटेड नेटवर्थ था वो 30 बिलियन यूएस डॉलर्स का था। 30 बिलियन यूएस डॉलर्स का मालिक ये क्रिमिनल दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान था। और ये जितना अमीर था उतना ही खूंखार और ताकतवर भी। उसकी इस बेहिसाब दौलत का सोर्स उसका मेडेलिन कार्टेल था, जो साउथ अमेरिका के देश कोलंबिया का एक बेरहम ड्रग ऑर्गेनाइजेशन था। उसने अपने इस धंधे से इतना बेहिसाब पैसा कमाया कि उस वक्त कोलंबिया की टोटल जीडीपी जो करीब 39 बिलियन डॉलर थी, यानी वो अकेला ही अपने देश की लगभग 65% जीडीपी अपनी जेब में लेकर घूमता था। और वो इतना अमीर था कि उसकी गैंग पैसा गिनती नहीं थी, बल्कि उन पैसों को किलों के हिसाब से तोला करती थी। एक समय पर फेक डिप्लोमा और डिग्रीज, फेक लॉटरी टिकट्स बेचने वाला, कार्स चुराने वाला ये इंसान एक ऐसे समय पर आ जाता है जब इसे अपनी दौलत को गोडाउन में भरकर रखना पड़ता, जहां इसकी सालाना कमाई का 10% यानी कि 2.1 बिलियन यूएस डॉलर्स, इंडियन करेंसी में 174 अरब रुपए तो चूहे कुतर जाते, या फिर घर की सीलन की वजह से ये सारा पैसा खराब हो जाता। जहां वो बिल्डिंग्स, आइलैंड, प्राइवेट जू, सॉकर फील्ड्स, लग्जरी कार्स, सबमरीन्स और एरोप्लेन्स जैसी अपनी पसंदीदा चीजों पर पैसा पानी की तरह बहाता। इसकी अमीरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, जो कि काफी फेमस किस्सा है, कि एक बार पाब्लो की बेटी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और ठंड से बचाने के लिए इसने पूरी रात 2 मिलियन यूएस डॉलर्स आग में जला दिया, जो कि रुपीज में होते हैं लगभग 16 करोड़ रुपए। इतना सब करने के बाद भी उसकी अमीरी में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया। ये कार्टेल असल में बहामास में एक पूरे आइलैंड का मालिक था और इसका इस्तेमाल वो कोलंबिया से कोकीन की स्मगलिंग करने वाले अपने प्लेन के लिए रिफ्यूलिंग पॉइंट के तौर पर किया करता था। इस आइलैंड पर 1 किलोमीटर लंबा एक एयर स्ट्रिप था, जहां एस्कोबार अपने बड़े प्लेन उतारता, कोकेन को छोटे प्लेन में ट्रांसफर करता और फिर वहां से ये छोटे प्लेन्स फ्लोरिडा के दक्षिण में दूर दराज की कच्ची खस्ताहाल मिट्टी वाली सड़कों पर उतरता, जहां से ये कोकेन यूनाइटेड स्टेट्स की गलियों में पहुंचता था। उसका ये मेडेलिन कार्टेल हर दिन खास इसी मकसद के लिए 5 से 7 फ्लाइट्स ऑपरेट करता। यहाँ तक कि एस्कोबार के पास 2 सबमरीन्स का एक फ्लीट भी था, जिसका इस्तेमाल वो इस स्मगलिंग ऑपरेशन के लिए भी करता था। इन टोटल ये कार्टेल हर दिन लगभग 15 टन कोकेन यूनाइटेड स्टेट्स में स्मगल कर रहा था। इसका मतलब था कि वो अमेरिका में कोकेन सप्लाई का 84 से 90% और दुनिया भर में कुल सप्लाई का लगभग 80% कंट्रोल करता था। वो इतना रूथलेस और पावरफुल था कि पुलिस हो या मिनिस्टर्स, जर्नलिस्ट या फिर जज, सारे उसकी जेब में थे। जो भी उसके खिलाफ गया, उसने उसको मौत की नींद सुला दिया। अपनी क्राइम की हिस्ट्री में उसने 4000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था, जिसमें 600 से ज्यादा सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स थे। उसका खौफ इतना था कि उसके बस नाम से लोगों की रूह कांप जाती थी, और ताकतवर इतना कि उसके इशारे पर देश का संविधान तक बदल जाता। और वो अरेस्ट भी हुआ तो केवल इस कंडीशन पर कि जेल भी उसकी बनाई हुई होगी और जेल के गार्ड्स भी उसके ही अपने लोग होंगे। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार, जिसने क्राइम की दुनिया में ऐसा डंका बजाया कि उसके मरने के 20 से ज्यादा साल बाद भी उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सका। Authorities as Colombia's leading exporter of cocaine. The Escobar family has reportedly amassed nearly $2 billion smuggling 1,100 pounds of refined cocaine into the United States every month. Drug trafficker, billionaire, killer, but a hero to thousands in his home city. As cocaine king's only son has now claimed his father took his own life. He had become a cancer to Colombia. Escobar was a monster. I wish he would have spent the rest of his life in prison. I mean, that's what I wanted. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो सिटी में हुआ था। वो अपने माता पिता के 7 बच्चों में तीसरे नंबर पर था। उसके पिता किसान थे और माँ एक स्कूल टीचर थी। और पाब्लो के पैदा होने के कुछ वक्त बाद ही उसकी फैमिली मेडलिन सिटी में शिफ्ट हो गई, जहां पाब्लो पला बढ़ा और वहीं के स्कूल में उसने शुरुआती पढ़ाई की। हर बच्चे की तरह यूं तो वो भी शुरू में कभी लॉयर और फिर कभी पॉलिटिक्स में जाकर प्रेसिडेंट बनने का सपना देखता था। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसका पर्सपेक्टिव और इंटरेस्ट्स बदलने लगा। उसे समझ आया कि दुनिया में सबसे पावरफुल वही है जिसके पास पैसा है। अगर पैसा हो तो क्या लॉयर और क्या पॉलिटिशियंस, सबको अपनी मुट्ठी में रखा जा सकता है। पैसे की अहमियत तब उसे और भी ज्यादा समझ आई, जब घर की खराब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसे अपनी स्टडी बीच में ही छोड़नी पड़ गई।
पढ़ाई छूटने के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि उसे जल्दी से जल्दी खूब सारा पैसा कमाना है, फिर चाहे उसके लिए उसे किसी भी रास्ते पर जाना पड़े, उसे वो मंजूर था। उसने खुद से वादा किया कि अगर 25 साल की उम्र तक उसने 1 मिलियन पेसोस नहीं कमाया तो वो अपनी जान ले लेगा। इस तरह जुनून की हद तक जल्द से जल्द अमीर बनने की इस ऑब्सेसिव डिजायर ने उसे क्राइम की दुनिया में धकेल दिया और वो अपने एक कजन गुस्तावो गवीरिया के साथ मिलकर तरह तरह के इलीगल एक्टिविटीज करने लगा, जिनमें फर्जी डिप्लोमा डिग्री बेचना, साउंड इक्विपमेंट की तस्करी करना और कब्रिस्तानों से टूम्बस्टोन्स की चोरी करना शामिल था। लेकिन इन छोटी छोटी चोरियों से आखिर वो कितना और कब तक अमीर बन पाता? इसलिए बोल्डर स्टेप लेते हुए 20 साल से भी कम उम्र में उसने लग्जरी कार्स की चोरी करना और अमीर लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ वो लग्जरी कार्स चोरी कर उसके पार्ट्स को बेच करके खूब सारा पैसा कमाता, तो वही दूसरी तरफ वेल्थी लोगों को किडनैप कर उनकी रिहाई के बदले अच्छी खासी रैंसम्स वसूल करता। अगर विक्टिम की फैमिली पैसा देने में आनाकानी या मना करती तो वो उसे ब्रूटली मार डालता। कई मौकों पर तो वो बस अपनी डोमिनेंस जमाने के लिए रैंसम मिलने के बावजूद विक्टिम्स को मार दिया करता था। ऐसा ही तब हुआ जब 1971 में एक बार उसने इंडस्ट्रियलिस्ट डिएगो एचेवरिया को किडनैप किया, जिसे छोड़ने के बदले में उसने $50,000 की डिमांड रखी। उसकी डिमांड पूरी होने और उसे मन मुताबिक पैसे मिलने के बाद भी उसने अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए डिएगो की जान ले ली। खैर, ये चोरी और किडनैपिंग का सिलसिला यूं ही चलता रहा और खुद से किए वादे को पूरा करते हुए पाब्लो महज 22 साल की उम्र में ही मिलियनेयर बन चुका था। एक तरफ उसकी बढ़ती क्रिमिनल एक्टिविटीज से बाकी के क्रिमिनल्स के बीच उसका डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर वो पुलिस की नजरों में भी आने लगा था और कई बार पुलिस की गिरफ्त से बच निकलने के बाद फाइनली 1974 में कार चोरी करने के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लिया गया, जिस कारण उसे कई महीनों तक जेल में बिताना पड़ा। मगर जेल जाने के बाद भी पाब्लो का हौसला जरा भी डगमगाया नहीं, बल्कि उसने पुलिस को रिश्वत देने का तरीका ढूंढ निकाला और अपना काम जारी रखा। पाब्लो का सोल ऑब्जेक्टिव ही पैसा कमाना था, इसलिए जहां भी उसे ज्यादा कमाई का पोटेंशियल दिखाई देता वो हर उस फील्ड में घुस जाता। वो पैसे के लिए पहले तो चोरी, फौजरी, किडनैपिंग और मर्डर जैसे क्राइम करता था, लेकिन तभी इसे सफेद पाउडर के बारे में पता चला। ये पाउडर था कोकेन, और जब उसका सामना कोकेन के बिजनेस से हुआ तो उसके प्रॉफिट के आगे उसको बाकी सारे काम फीके लगने लगे। ये 1970 का वो दौर था जब अमेरिका में ड्रग स्मगल करके कोलंबिया के ड्रग ट्रैफिकर बेशुमार पैसा छाप रहे थे। जो भी इस धंधे में था वो मालामाल हो रहा था, इसीलिए इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हुए पाब्लो एस्कोबार ने इस धंधे में घुसने का मन बना लिया। शुरू में उसने कई बड़े ड्रग ट्रैफिकर्स के लिए काम किया, जिनसे उसने ड्रग के बिजनेस की बारीकियों को सीखा। उसने न केवल स्मगलिंग रूट्स के बारे में जाना, बल्कि ड्रग वर्ल्ड में बहुत से इंपॉर्टेंट कनेक्शंस भी एस्टैब्लिश कर लिए, जो आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाला था। पाब्लो ये बात अच्छे से जानता था कि बड़ी सक्सेस और बड़ा पैसा दूसरों के लिए काम करके नहीं कमाया जा सकता, इसीलिए वो ड्रग्स की दुनिया की अच्छी समझ होने के बाद खुद का ड्रग कार्टेल बनाना चाहता था। इस धंधे में अपने पैर जमाने के लिए उसका पहला टारगेट बड़े प्लेयर्स को रास्ते से हटाना था। इसी मकसद के साथ साल 1975 में एक दिन जब वो 14 किलो की ड्रग डिलीवरी करने गया तो वहां पर उसने मेडलिन के सबसे बड़े कोकेन माफिया फैबियो रेस्ट्रेपो को मरवा डाला और उसके लोगों की जिंदगी इस कंडीशन पर बख्शी कि उन सबको उसके लिए काम करना होगा। इस इंसिडेंट के बाद बाकी ड्रग माफियाओं के बीच पाब्लो का डर बैठ गया, जिससे उसके लिए अपना बिजनेस बनाना आसान होता चला गया। अगला साल 1976 पाब्लो एस्कोबार की लाइफ में कई जरूरी टर्निंग पॉइंट्स लेकर आता है। इस साल उसने कई खूंखार और फेमस क्रिमिनल्स के साथ मिलकर खुद का मेडलिन कार्टेल शुरू कर दिया, जिसका काम कोकेन की प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का था, और कार्टेल का हेड पाब्लो खुद बना, जो पहले ही कोकेन प्रोड्यूसर्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट्स और कुछ करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स डेवलप कर चुका था। वो कोकेन की सप्लाई के लिए अजीबोगरीब तरीके इस्तेमाल करता, कभी कार के टायर्स में तो कभी टीवी सेट्स में, कभी मछली के पेट के अंदर तो कभी कॉन्डम में। लेकिन इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से ये माल अक्सर पकड़ लिया जाता, जिसके बाद पाब्लो ने अपने धंधे में घाटे को रोकने के लिए और पुलिस को चकमा देकर कोकेन की सेफ डिलीवरी के लिए दिमाग लगाया। वो जीन्स पैंट्स को कोकेन की लिक्विड सोल्यूशन में डुबो देता, जिससे कोकेन जीन्स में सोक्ड हो जाता, और फिर जब गीली जीन्स सूख जाती तो उसे गत्ते में पैक करके इन कोकेन वाली जीन्स को एक्सपोर्ट करता। और उधर दूसरे देश में इसके आदमी इन जीन्स को केमिकल में डुबोकर कोकेन निकाल लेते थे। उसका ये तरीका बहुत दिनों तक चला, लेकिन जब इस तरीके के बारे में भी पुलिस को पता लग गया, तब भी पाब्लो ने जीन्स को एक्सपोर्ट करना चालू रखा, बंद नहीं किया। बस अब फर्क इतना था कि कोकेन अब उस जीन्स में नहीं उन गत्तों में होता था जिसमें ये जीन्स पैक करी जाती थी, और वही सेम प्रोसेस फॉलो होता था। जीन्स की जगह गत्तों को कोकेन के लिक्विड सोल्यूशन में डुबोकर सुखाया और फिर उसमें जीन्स पैक की जाती। अब पुलिस उन जीन्स को चेक कर रही थी जहां पर कोकेन थी ही नहीं, और उन गत्तों को फेंक देती थी। फिर वहां पाब्लो के आदमी
इन गत्तों को कूड़ेदान से उठाकर उससे कोकेन निकाल लेते। इसके अलावा वो एयरप्लेन के टायर्स में भी कोकेन भर के सप्लाई करता और ऐसा करने में उसकी मदद करने वाले पायलट्स को हर फ्लाइट के लिए $5 लाख का इनाम देता। इस तरह उसकी लीडरशिप में कार्टेल का धंधा बढ़ने लगा और उसकी काफी अच्छी कमाई होने लगी। जब उसके पास ज्यादा दौलत हो गई तो उसने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट खरीदकर उनसे कोलंबिया समेत पेरू, बोलीविया और इक्वाडोर जैसे देशों से भी अमेरिका के अंदर कोकेन सप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि पाब्लो 24 घंटे कोकेन से घिरे होने के बावजूद वो खुद कोकेन कंज्यूम नहीं करता था, जिससे उसके एसोसिएट्स उस पर काफी भरोसा करते थे। एक तरफ जहां उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा था, तो वही इसी साल मार्च 1976 में उसने अपनी गर्लफ्रेंड मारिया विक्टोरिया हेनाउ से शादी कर ली, जो उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी और पाब्लो से पूरे 11 साल छोटी। लेकिन 1976 का साल पाब्लो की लाइफ में सिर्फ खुशी और दौलत ही नहीं लाया, बल्कि उसकी जिंदगी में जेल की सलाखें भी लेकर आया। 9 जून 1976 को कोलंबियन इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रेड में पाब्लो की कार के टायर्स में से लगभग 40 पाउंड कोकेन मिलता है, जिसके बाद पाब्लो समेत उसके 6 साथियों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वो इस बार ज्यादा वक्त तक जेल में टिकने वाला नहीं था, क्योंकि वो अब तक क्रिमिनल वर्ल्ड के सारे टैक्टिक्स सीख चुका था। पाब्लो जान चुका था कि कौन सा पासा एग्जैक्टली कब और कहां फेंकना है। इसलिए उसने कुछ पुलिस ऑफिसर्स, लॉयर्स और जजों को रिश्वत देकर तो कुछ को डरा धमकाकर जेल से बाहर निकलने का रास्ता निकाल लिया। जेल से छूटते ही उसने मिसाल कायम करने के लिए उन 2 एजेंट्स को भी मार डाला जिन्होंने उसे अरेस्ट किया था। इस तरह पाब्लो ने अपना इंटेंशन पूरी दुनिया के सामने क्लियरली बता दिया था कि या तो मेरे साथ काम करो या फिर मारे जाओ। इसने अपने धंधे में एक नियम बना रखा था जिसका नाम था प्लाटा ओ प्लोमो, और इसका मतलब होता है सिल्वर या लीड, बोले तो पैसा या बुलेट। इसका सीधा सीधा हिसाब था कि अगर तुम मेरे धंधे के बीच में आते हो तो या तो तुम मुझसे घूस खा लो और मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्ते बैठकर खाएंगे, या फिर प्लोमो यानी अगर तुम मुझसे घूस नहीं लोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को जान से मार दूंगा। जर्नलिस्ट्स हो या फिर पुलिस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स हो या फिर जज, सबके सामने वो केवल यही 2 ऑप्शंस रखता। उसके इस खतरनाक रूल का असर ये हुआ कि लोग उससे डरकर घूस लेने लगे और उसका धंधा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। जब बिजनेस बढ़ने लगा तो दौलत भी बेशुमार बढ़ने लगी। अब पाब्लो उस दौलत से और भी ज्यादा पैसे कमाने के रास्ते खोजने लगा। उसके कार्टेल ने बहामास के नॉर्मन स्काई आइलैंड पर काफी जमीन खरीदी। साथ ही वहां 1 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप, कई एयरक्राफ्ट्स, एक हार्बर, कुछ बोट्स और हाउसेस खरीदे। वहां कोकेन को स्टोर करने के लिए एक रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउस भी बनवाया गया, जिसके बाद ये आइलैंड पाब्लो के मेडलिन कार्टेल का सेंट्रल स्मगलिंग रूट बन गया। और ये जगह काफी सोच समझकर चुनी गई थी, क्योंकि यहां से अमेरिका का फ्लोरिडा कोस्ट कोलंबिया के कंपैरिजन में काफी पास था, जिस वजह से यहां से और भी तेजी और आसानी के साथ कोकेन अमेरिका के अंदर भेजा जा सकता था। साथ ही उसने कोलंबिया के कई ड्रग कार्टेल्स के साथ इस ऑफर के साथ टाई अप किया कि अगर वो अपने ड्रग्स को उसके थ्रू सप्लाई करेंगे तो पुलिस सीजर या फिर कोई भी लॉस होने पर पाब्लो उनका पूरा कॉम्पेंसेट करेगा। इस तरह दूसरे कार्टेल्स भी उसके थ्रू ही ड्रग सप्लाई करवाने लगे, जिसके लिए पाब्लो उनके प्रॉफिट का काफी बड़ा कट चार्ज करता। पाब्लो की स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। पलक झपकते ही वो इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड का मेजर प्लेयर बन चुका था। जहां यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 80% कोकेन वही एक्सपोर्ट कर रहा था, तो वहीं वो यूएसए के अलावा मेक्सिको, पोर्टो रिको, दी डोमिनिकन रिपब्लिक, वेनेजुएला और स्पेन के कोकेन ट्रेड का भी लार्जेस्ट पोर्शन कैप्चर कर चुका था। इस डेंजरस एक्सपेंशन का रिजल्ट ये हुआ कि वो कोकेन से हर हफ्ते $420 मिलियन कमाने लगा, जिस कारण पूरी दुनिया में उसे द किंग ऑफ कोकेन कहा जाने लगा। अब पाब्लो की किस्मत के सितारे बुलंदी पर थे। वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा था। पाब्लो के पास पैसा इतना हो गया था कि उनको रखने के लिए इसके पास जगह ही नहीं थी। इसीलिए उसने 800 से भी ज्यादा घर बनवाया, जहां पर वो अपना सारा पैसा रख पाए। और जब ये घर भी कम पड़ने लगा, तब उसने जमीन खुदवाकर अपना पैसा रखना शुरू कर दिया। इन पैसों को बांधने के लिए हर महीने $2,500 सिर्फ रबर बैंड पर खर्च करना पड़ता और गिनने में कई दिन लग जाते, इसलिए तोलकर उनका हिसाब रखा जाता और गोडाउन में भर दिया जाता। हर साल करीब $2 बिलियन चूहे कुतर जाते या फिर गलसर जाते। कमाई बेतहाशा थी, तो पाब्लो के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे। वो कई प्राइवेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, कार्स, बिल्डिंग्स और बंगलोज का मालिक बन चुका था। उसने सबसे ज्यादा खर्चा मेडलिन में ही एक घर को बनाने में किया, जिसे उसने हैसिएंडा नेपोल्स का नाम दिया। उसने ये एक घर 7,000 एकड़ में बनवाया, जिसकी महज जमीन ही $63 मिलियन की थी। उस लग्जरियस घर में उसने अपना प्राइवेट एयरपोर्ट और हेलीपैड बनवाया। साथ ही उसने कई आर्टिफिशियल लेक्स, 6 स्विमिंग पूल्स, सॉकर फील्ड्स, डायनासोर स्टैचू, बुल फाइटिंग अरीना और टेनिस कोर्ट सहित एक पर्सनल जू भी बनवाया। पाब्लो के जू में एलिफेंट्स, लायंस, राइनोसेरोसिस, गजल्स, जीब्रास, हिपोज, कैमल्स और ऑस्ट्रिच समेत 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स थे, जिनमें से कुछ तो कोलंबिया के अंदर पाए भी नहीं जाते थे, इसलिए उन्हें
उसने बाहर के देशों से अपने प्लेन्स के जरिए स्मगल करवाया था। पाब्लो के पास में अब तक पैसा तो बहुत आ चुका था। पैसे की वजह से दुनिया पाब्लो की मुट्ठी में थी। वो जो चाहता उसे वो एक इशारे पर मिल जाता। उसने तब तक इतनी दौलत कमा ली थी कि वो क्या उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भी अगर कोई काम ना करती तो भी उनका गुजारा उसके कमाए हुए पैसों से हो जाता। लेकिन दौलत और ताकत का ऐसा नशा उसके सर चढ़ चुका था कि इतना सब भी उसको कम लगने लगा था। लेकिन वो एक बात जरूर जानता था कि अगर उसको सेफ रहना है तो सरकार उसकी जेब में होनी चाहिए। इसीलिए और भी ताकतवर बनने के लिए पाब्लो ने पॉलिटिशियन बनने का फैसला किया। उसकी स्ट्रैटेजी थी कि अगर वो बड़ा पॉलिटिशियन बन जाता है तो वो जिंदगी भर कानून से बचा रहेगा। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ उसने पब्लिक वेलफेयर के काम करने शुरू कर दिए। उसने गरीबों के लिए हाउसेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, चर्चेज, पार्क्स और स्टेडियम बनवाए, जिससे उसे पब्लिक पसंद करने लगी और उसकी पर्सनैलिटी लोगों के बीच एक रॉबिन हुड की बन गई। इस बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच पाब्लो एस्कोबार ने कोलंबिया की पार्लियामेंट सीट के लिए कैंपेनिंग शुरू किया और कुछ ही वक्त बाद 1982 के नवंबर में उसे जायरो ओटेगा के सब्स्टिट्यूट के तौर पर चुन लिया गया। पाब्लो अब कोलंबियन पार्लियामेंट का मेंबर बन चुका था। दुनिया सरप्राइज थी कि कोलंबिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल ही देश की पावर में बैठा है। और हद तो तब हो गई जब एक बार स्पेन में उसे कोलंबियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा गया। ये बात किसी के लिए भी एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल था, क्योंकि स्पेन के अंदर सबसे ज्यादा ड्रग सप्लाई करने वाला पाब्लो एस्कोबार ही था। उसने इस तरह पॉलिटिक्स में आकर खुद को और भी पावरफुल बना लिया था। उसके कार्टेल का धंधा अब और भी स्मूथली चलने लगा था, जो अब केवल यूएसए का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोकेन ट्रेड का 80% मार्केट कैप्चर कर चुका था। अब उसका सपना था कि वो अपने पॉलिटिकल करियर को इतना बड़ा कर ले कि वो देश का प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन इतने मैसिव क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ प्रेसिडेंट बनना तो दूर, वो अपनी पार्लियामेंट सीट तक भी नहीं बचा पाया। जल्दी ही अपोजिशन पार्टी के लोग उसके क्राइम्स की पोल खोलने लगे और उसे ओपनली क्वेश्चन किया जाने लगा। उसके पॉलिटिकल करियर को भारी झटका तब लगा जब जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो लारा बोनिला ने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर उसके खिलाफ फुल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में उसके पुराने केसेस खोले गए, साथ ही ड्रग्स की कमाई से खरीदी गई उसकी प्रॉपर्टीज और प्लेन्स को भी सीज करने का ऑर्डर इशू किया। और इसमें फाइनल ब्लो तब आया जब एल एस्पेक्टाडोर नाम के न्यूज़पेपर ने इन सारी चीजों के बारे में पब्लिश कर पाब्लो की पूरी सच्चाई को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। यूं तो हर कोई उसके इल्लीगल धंधे से वाकिफ था, लेकिन उसके डर, ताकत और रिश्वत की वजह से सब जानकर भी अनजान बने रहते थे। लेकिन देश के एक हाई पोजीशन पर होने की वजह से उसके कामों को आखिर कब तक इग्नोर किया जा सकता था। सत्ता के लालच में कहीं वो दौलत भी ना गवा बैठे, इसलिए पाब्लो एस्कोबार ने जनवरी 1984 में अपनी सीट से रिजाइन कर पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन बदले की आग में उसने जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो लारा बोनिला और एल एस्पेक्टाडोर न्यूज़पेपर के एडिटर को बेरहमी से मार डाला। पाब्लो एस्कोबार के बढ़ते क्राइम्स अब कोलंबियन गवर्नमेंट को काफी परेशान करने लगे थे, इसलिए उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया, जिससे उसे अंडरग्राउंड रहने को मजबूर होना पड़ा। गवर्नमेंट को ड्रग स्मगलर्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टैंड न लेने के लिए काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था। इसलिए कोलंबियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक्स्ट्रेडिशन अग्रीमेंट भी साइन किया, जिसके तहत पाब्लो जैसे ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़कर अमेरिका को सौंप देना था। पाब्लो क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा कोकेन स्मगल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए अमेरिका उसे अपनी जेल में कैद करके रखना चाहता था। दूसरी तरफ पाब्लो भी सिर्फ अमेरिका के पकड़े जाने से ही खौफ खाता था। उसे पता था कि वो यहाँ कोलंबिया में जब चाहे तब आजाद हो सकता है, लेकिन अगर एक बार वह अमेरिका के हाथों में आ गया तो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए उसने कोलंबियन गवर्नमेंट के सामने कंडीशन रखी कि अगर उसे अमेरिका के हवाले ना करके कोलंबिया की ही जेल में रखा जाए तो वो सरेंडर कर देगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी शर्त मानने से इनकार कर दिया। बाद में उसने गवर्नमेंट को ऑफर दिया कि अगर उसे एक्स्ट्रेडिशन अग्रीमेंट से इम्यूनिटी देकर अमेरिका को ना हैंड ओवर किया जाए तो वो कोलंबिया का $10 बिलियन का कर्ज चुका देगा। देश का इतना बड़ा कर्ज उतारने की डील अच्छी थी, लेकिन बदनामी के चलते कोलंबियन गवर्नमेंट इस शर्त पर भी अग्री नहीं हुई और जब इस तरह से काम नहीं बना तो वो खून खराबे पर उतर आया। उसने एक्स्ट्रेडिशन पॉलिसीज के अगेंस्ट लॉस एक्स्ट्रेडेटेबल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई। जो भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल एक्स्ट्रेडिशन अग्रीमेंट के फेवर में बात करता, पाब्लो उसको मरवा देता। इसके अलावा उसने M19 नाम से फेमस लेफ्ट विंग गेरिला को फंडिंग की, जिसने नवंबर 1985 में कोलंबियन सुप्रीम कोर्ट पर अटैक कर करीब आधे टॉप जजेस की जान ले ली। सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और एक्स्ट्रेडिशन अग्रीमेंट समेत हजारों डॉक्यूमेंट जलाकर खाक कर दिए गए और इस तरह पाब्लो ने अपने ही देश के अगेंस्ट एक तरह का वॉर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसकी मुसीबतें कम नहीं हुई। जहां वर्जिलियो बार्को वर्गास ने देश का नया प्रेसिडेंट बनते ही यूएसए के साथ फिर से एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन कर दी, तो वहीं यूएस एजेंसीज की हेल्प से कोलंबियन फोर्सेस उसके ठिकानों पर रेड कर उसके कोकेन स्टॉक पाइल्स को सीज करने लगी। उसको हर तरफ से गिरता देख उसके राइवल कैली कार्टेल ने भी उसे टारगेट करना शुरू कर दिया। इस तरह पाब्लो एस्कोबार के पीछे कोलंबियन गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट और अब काली कार्टेल था।
जिसने न सिर्फ उसके कई मेंबर्स को मार गिराया बल्कि उसकी बीवी बच्चों को निशाना बनाते हुए उसकी बिल्डिंग के जस्ट सामने 70 किलो का डायनामाइट एक्सप्लोड कर दिया। पाब्लो ने बदले में कैली कार्टेल के कई मेंबर्स को मौत के घाट उतार दिया और फिर उस कार्टेल के ओनर की दर्जनों प्रॉपर्टीज को ब्लास्ट करके मिट्टी में मिला दिया। दोनों तरफ से होते नुकसान को देख ये कार्टेल वॉर तो रुक गई, लेकिन अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स के नाम की तलवार उसके सर पर लटक रही थी। धीरे धीरे वक्त बदलता गया, लेकिन न तो एक्सट्रेडिशन अग्रीमेंट रिजेक्ट हुआ, न ही पाब्लो का रूथलेस एक्शंस ही रुका, और इस तरह साल 1989 आ गया। ये साल दुनिया के लिए शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स लेकर आया था, जहां एक फिगर पाब्लो एस्कोबार की नेटवर्थ का था जो करीब $30 बिलियन थी, और इस हिसाब से वो पूरी दुनिया का 7th रिचेस्ट पर्सन था। तो वही एक फिगर पाब्लो द्वारा किए जा रहे मर्डर्स का था, जिसका असल में कोई भी एक्यूरेट नंबर किसी के पास नहीं था। बस सब इतना जानते थे कि पाब्लो ना कि केवल अपनी अमीरी की हाइट पर है, बल्कि अपनी खूनी खेल में भी पीक पर पहुंच चुका है। उस साल उसके कार्टेल ने बोगोटा, मेडलिन, कैली, बुकारामांगा, कार्ताजिना, बेरेंक्विला और परेरा जैसे सिटीज में 100 से भी ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट्स किए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। किसी की भी जान लेना अब उसके लिए जरूरत नहीं, बल्कि उसकी आदत बन चुका था। वो जब चाहे जिसको चाहे मरवा सकता था। उसने सिविलियंस, राइवल्स, पुलिस ऑफिसर्स किसी को नहीं छोड़ा। वही अब उसके निशाने पर देश के नए प्रेसिडेंट बनने वाले लीडर्स भी थे। जहां अगस्त 1989 में उसने लीडिंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लुइस कार्लोस गैलन को असैसिनेट करवाया, तो वही नवंबर 1989 में दूसरे मेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सीजर गैविरिया को मारने के लिए अवियनका फ्लाइट 203 को बॉम्ब से उड़वा दिया, जिसमें 100 से भी ज्यादा इनोसेंट लोग मारे गए। लेकिन फॉर्चुनेटली सीजर गैविरिया से ये फ्लाइट मिस हो गई थी, जिस वजह से वो बच गए और वही देश के अगले प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद कोलंबियन फोर्सेस और पाब्लो के बीच ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट कई महीनों तक लगातार चलता रहा, जहां पाब्लो ज्यादा से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को मारने के लिए गैंगस्टर्स को भारी भरकम इनाम देता था, तो वहीं कोलंबियन फोर्सेस ने भी उसके क्राइम में शामिल उसके कजिन और राइट हैंड गुस्तावो गैविरिया, ब्रदर इन लॉ फैबियो ओचोआ और उसके कार्टेल के सेकंड इन कमांड रोड्रिगेज गाचा समेत उसके कई क्लोज एसोसिएट्स को मौत की नींद सुला दिया था। साथ ही उसके सैकड़ों साथी अरेस्ट कर लिए गए थे, और इस लगातार चलती ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट पर ब्रेक तब लगा जब 1991 में कोलंबियन अथॉरिटीज ने पाब्लो के मन मुताबिक फैसला सुनाते हुए कोलंबियन क्रिमिनल्स को यूनाइटेड स्टेट्स के साथ किया हुआ एक्स्ट्रेडिशन लॉ को कैंसिल कर दिया। वैसे इस कानून के बदलने के पीछे भी पाब्लो एस्कोबार का ही हाथ माना जाता है, लेकिन वो पाब्लो एस्कोबार था, वो बस इतने भर से मानने वाला नहीं था। वो अपने टेररिज्म के दम पर गवर्नमेंट से और भी ज्यादा कंसेशंस चाहता था। इसलिए उसने जून 1991 में इस शर्त पर खुद को सरेंडर किया कि वह खुद की बनाई हुई जेल में रहेगा और उस जेल की सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स भी उसी के होंगे। साथ ही उसने ये शर्त भी रखी कि जेल के 12 मील के रेडियस में कोलंबियन पुलिस मौजूद नहीं होनी चाहिए। अब उसकी तरफ से किए जा रहे लगातार बॉम्बिंग्स और मर्डर को देखते हुए कोलंबियन गवर्नमेंट को उसकी डिमांड्स को भी मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ा, और ये हिस्ट्री में पहली बार था जब किसी क्रिमिनल को इतनी प्रिविलेजेस दी गई थी। पाब्लो ने अपने आतंक और अमीरी से ये कर दिखाया था। उसने अपने लिए ला कैथेड्रल नाम का एक लग्जूरियस प्रिजन बनवाया, जिसके रूम्स किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थे। वेल डेकोरेटेड रूम्स में बड़े बड़े बेड, टीवी सेट्स, म्यूजिक प्लेयर्स, इंपोर्टेड फर्नीचर, पर्सनल लाइब्रेरी और कारपेटेड फ्लोर्स थे। साथ ही जेल में पूल रूम्स, बार और सॉकर फील्ड भी मौजूद था, जहां उससे मिलने फेमस सेलिब्रिटीज, सॉकर प्लेयर्स और ब्यूटी क्वींस आती थीं। इन सभी फैसिलिटी के बीच वो न केवल लग्जरी लाइफ जी रहा था, बल्कि उसकी बिजनेस मीटिंग्स भी बिना किसी रुकावट के चल रही थी। उसकी लीडरशिप में बस यूनाइटेड स्टेट्स के ही अंदर हर दिन 15 टन कोकेन सप्लाई हो रहा था, जिससे वो बेतहाशा कमाई कर रहा था। इस तरह पाब्लो एस्कोबार सिर्फ नाम के लिए जेल में था। उसके वहां रहने से ना तो उसका डेली रूटीन बदला था और ना ही उसके इल्लीगल बिजनेस पर कोई असर ही पड़ा था। कई महीनों तक वो इसी तरह मजे से अपनी बनाई हुई जेल में रहा, लेकिन एक दिन जब उसने अपने कार्टेल के 2 मेंबर्स को टॉर्चर कर बुरी तरह मार डाला, तो गवर्नमेंट का कंसर्न्स फिर से बढ़ने लगा। सरकार को समझ आ चुका था कि पाब्लो के उस जेल में रहने से ना तो उसके कोकेन का धंधा कम होगा और ना उसकी ब्रूटैलिटी कम होगी। इसलिए उसको किसी टाइट सिक्योरिटी में रखने का फैसला किया गया, और उसे पकड़ने के लिए 22 जुलाई 1992 को कोलंबियन फोर्सेस ने ला कैथेड्रल प्रिजन पर दस्तक दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाब्लो एस्कोबार को अपने सोर्सेस के जरिए गवर्नमेंट का प्लान पहले ही पता चल चुका था, और वो कोलंबियन फोर्सेस के आने से पहले ही फरार हो गया था। इस तरह उसका जेल से भागना कोलंबियन अथॉरिटीज के लिए काफी एम्बैरेसिंग था। स्पेशली अमेरिका इस नेग्लिजेंस के लिए उन्हें फटकार रहा था। अमेरिकन गवर्नमेंट जल्द से जल्द अपने देश में बढ़ते ड्रग सप्लाई को रोकना चाहती थी, और जिसके लिए कोकेन किंग पाब्लो एस्कोबार का पकड़ा जाना सबसे जरूरी था। इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए कोलंबियन पुलिस और आर्मी के साथ अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी DEA ने मिलकर पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने के लिए सर्च ब्लॉक नाम का एक ऑपरेशनल यूनिट तैयार किया,
साथ ही पाब्लो से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले के लिए 2.7 बिलियन कोलंबियन पसोस का रिवॉर्ड भी अनाउंस कर दिया गया। पाब्लो एस्कोबार अपने क्राइम की वजह से अब तक इतने दुश्मन बना चुका था कि अब उसके लिए ज्यादा दिनों तक बच पाना मुश्किल था। जहां कोलंबियन और अमेरिकन गवर्नमेंट्स उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, तो वहीं उसे खत्म करने के लिए लॉस पेपेस नाम का एक पैरामिलिट्री ग्रुप भी खड़ा हो चुका था। ये ग्रुप पाब्लो के राइवल्स और दुश्मनों का था, जिनको उन फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट था जिनके किसी अपने को पाब्लो ने मार डाला था। उसने अपने लाइफ टाइम में 4000 से भी ज्यादा लोगों की जान ली थी, जिनमें सैकड़ों पुलिस वाले थे। इसी से आइडिया लगाया जा सकता है कि उसके अगेंस्ट इस ग्रुप को कितने हजारों लोगों का सपोर्ट होगा। देखते ही देखते दौलत और शोहरत के शिखर पर बैठा हुआ पाब्लो एस्कोबार सबका दुश्मन बन चुका था। एक तरफ उसके एसोसिएट्स और मेंबर्स को पुलिस निशाना बना रही थी, तो दूसरी ओर लॉस पेपेस ग्रुप भी उसके सैकड़ों साथियों को मौत के घाट उतार रहा था। ये शायद पहली बार था जब उसकी बिलियन डॉलर की दौलत भी उसे प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही थी। वो अपनी ही बनाई गई जेल से भागने के बाद किसी तरह करीब 1.5 साल तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा। लेकिन 1 दिसंबर 1993 को जब वो अपने सीक्रेट हाइडआउट पर अपने एसोसिएट्स के साथ पार्टी करते हुए अपना 44वां बर्थडे मना रहा था, तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये उसका लास्ट बर्थडे होने वाला है। उसने अपने बर्थडे के मौके पर अपने बीवी बच्चों समेत अपने कई खास लोगों से फोन पर घंटों तक बात की, जिसे यूएस की टेक्निकल असिस्टेंस की वजह से कोलंबियन अथॉरिटीज द्वारा ट्रेस किया जा रहा था, जिससे उसकी लोकेशन का पता लगा लिया गया। और अगले ही दिन 2 दिसंबर 1993 को कोलंबियन पुलिस ने मेडलिन की एक बिल्डिंग को टारगेट किया। पुलिस को देख पाब्लो और उसके एसोसिएट्स बिल्डिंग की छत से भागने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस भी उस पर ओपन फायर शुरू कर गोलियां बरसाने लगी। इस फायरिंग में उसे एक के बाद एक कई गोलियां लगीं, जिस वजह से मल्टी बिलियनियर और लाखों लोगों की बर्बादी का गुनहगार और हजारों लोगों का मर्डरर पाब्लो एस्कोबार कुछ सेकंड्स में ही ढेर हो गया। हालांकि उसके मरने के पीछे एक थ्योरी ये भी मानी जाती है कि उसने खुद अपने आप को शूट किया था, क्योंकि वो अक्सर कहता था कि अमेरिका की जेल में सड़ने से अच्छा होगा कि वो कोलंबिया की ही मिट्टी में दफन हो जाए, और जिस दिन उसे लगेगा कि बाजी उसके हाथ से निकल गई है, वो खुदकुशी कर लेगा। खैर, वजह चाहे जो भी हो, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर ड्रग लॉर्ड मर चुका था। जहां कोलंबियन गवर्नमेंट के लिए यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, तो वहीं उसके फ्यूनरल में करीब 25,000 लोगों की भीड़ उसकी मौत का मातम मना रही थी, क्योंकि वो उनमें से बहुत से लोगों का मसीहा था। हालांकि पाब्लो एस्कोबार के बाद भी दुनिया में एक से बढ़कर एक कई पावरफुल ड्रग लॉर्ड्स हुए, लेकिन वो अकेला ऐसा था जिसे दी किंग ऑफ कोकेन के नाम से जाना गया, और वो क्रिमिनल होकर भी 7 सालों तक दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में बना रहा।